चलिए हम लोग आगे क्या थोड़ा सा चीज़ समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें समझना है वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहोगे सर ये पॉइंट क्या आप समझा रहे हो? आओ समझाते हैं। गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो अगर आपको मैं कहूँ कि एक कोई आदमी है, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है s इक्वल्स टू 5 मीटर, s इक्वल्स टू -5 मीटर, s इक्वल्स टू 0 मीटर। क्या सिर्फ आप इतना देख के बता सकते हो कि किस वाले डिस्प्लेसमेंट पे वो अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और किस वाले डिस्प्लेसमेंट में वो अपने नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है? क्या आप बता सकते हो? देखो ये प्लस है तो आपको लग रहा हो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये माइनस है तो ये आपको लग रहा हो कि आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी भी डिस्प्लेसमेंट की सहायता से नहीं बता सकते या नहीं बताते हैं। हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिस्प्लेसमेंट की सहायता से नहीं बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट की सहायता से नहीं बताते हैं। सब पूछोगे सर क्यों? और दिखाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट के अगर इस डायरेक्शन राइट वर्ड जाओगे तो पॉजिटिव लेना है और अगर लेफ्ट वर्ड जाना है तो मान लो नेगेटिव लेना है। मान लो एट एनी इंस्टेंट एक इंसान है, ये आदमी है, ठीक है। इसका ये मुंह का डायरेक्शन इधर है, ये कहने का मेरा मतलब है बस, और कुछ मोटिव नहीं है, ठीक है। मेरा आर्ट इतना अच्छा नहीं है। तो मान लो ये 5 मीटर है इधर, तो अभी तो ये आपका देखो नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन चल किधर रहा है? मान लो मुंह किधर इधर किया है, तो मोशन का जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी इसका डिस्प्लेसमेंट है तो नेगेटिव -5 मीटर ना, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन चल किधर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में होते हुए भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। तो सिर्फ आप डिस्प्लेसमेंट देख के ये नहीं बता सकते हो कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हम लोग बताते हैं किसकी सहायता से? हम लोग इसके लिए सहायता लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी देखकर हम पक्का बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता कैसे लगाते हैं? वेलोसिटी से पता लगाते हैं। वेलोसिटी से पता लगाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी से पता लगाते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता कैसे लगाते हैं? वेलोसिटी से। डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता कैसे लगाते हैं? वेलोसिटी से। डिस्प्लेसमेंट से पता मत लगा लीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ और एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो ये क्वेश्चन ही देखो। क्वेश्चन क्या रहा है कि फाइंड वेलोसिटी। कहाँ बतानी है भाई? एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर। कहोगे सर बता तो देंगे, एक्सप्रेशन तो दो। हाँ भैया एक्सप्रेशन देने चल रहे हैं और एक्सप्रेशन दिया है। देखो s इक्वल्स टू t³ -60² + 90, ये एक्सप्रेशन दिया है। तो यहाँ से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता लगा लोगे? हाँ लगा लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? ds/dt। और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3t² - 12t + 9, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? पुट कर दो वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4 × 12, ये हो जाएगा -24 और +9, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। तो एक dv/dt मतलब वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, करो। तो 3 दूनी 6t - 12t, 3 दूनी 6t - 12t, 9 का कितना हो जाएगा? 0। तो एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 3 रख दो, 6 × 18 - 12, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गया, ये सब तो ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, ये तो क्वेश्चन इसी मतलब सेम आपका एक्सप्रेशन है और इसी से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पर है तो वो समय बताओ जब बॉडी रेस्ट पे है।
हमने देखो आपको पहले ही चर्चा की है, बताया कि बॉडी रेस्ट पर है तो उस समय वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब ds बाई डी टी जीरो, ds बाई डी टी जीरो। देखो ds बाई डी टी तो हमने अभी निकाला है ना, देखो ये वेलोसिटी है, ये 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो। टी से 3 से आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9, मतलब ये 3 से डिवाइड करो तो 3 इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, आइए करते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कैसे करते हो आप, एक्स स्क्वायर वाले और कांस्टेंट कोफिशिएंट जो कांस्टेंट हो उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके फिर देखते हो कि उसको जोड़ या घटा के -4 कैसे बनाना होता है। ठीक है, तो -3 -1 इस तरीके से आप सोच सकते हो। आता है, नहीं आता है तो उसको भी सिखाया जाएगा। t कॉमन ले लोगे तो यहाँ से t -3 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो t -3 बचेगा। इन दोनों में अब t -3 कॉमन है तो बचेगा t -1 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अगर आप निकालो तो आइदर t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 3, t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 3। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड या t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे जो बॉडी होगी वो रेस्ट पे होगी, मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। इसीलिए बॉडी किस पर होगी, रेस्ट में होगी। बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता लगाते हैं, वेलोसिटी की सहायता से। डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता कैसे लगाते हैं, वेलोसिटी की सहायता से। देखो क्वेश्चन अभी चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी चेंज नहीं हुआ है। अब देखो उसी क्वेश्चन को देखो, उस जो आपका s और t का रिलेशन था उससे 2 क्वेश्चन किए, तीसरा एक क्वेश्चन पूछ रहे उसी से, कह रहा है कि s वही है अभी s ना, कितना था आपका s, t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90, टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। ठीक है, ये था। अब आपको बताना है फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। फाइंड the time when body is moving in negative direction, in a negative direction, in a negative direction। find the time when the body is moving in negative direction। देखो अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछ लिया ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछ लिया ना, किसकी सहायता से बताओगे, डिस्प्लेसमेंट की सहायता से। अरे ना 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 नहीं, कभी नहीं। हम लोग बताएंगे किसकी सहायता से, वेलोसिटी की सहायता से। तो यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप लोग कर रहे हो, आप सब लोग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लो अपने कॉपी में, सब लोग अपने कॉपी में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लो भाई, निकाल लो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसके बाद थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन भी हम लोग सीख के तभी आगे चलेंगे, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन सीख के तब आज की कक्षा को ख़त्म करेंगे। देखो यहाँ से अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो तो v इक्वल्स टू होता है ds बाई डी टी, होता है कि नहीं, v इक्वल्स टू ds बाई डी टी होता है कि नहीं। तो देखो आप समझो यहाँ से, तो लिख लो इसको 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, यही तो आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। अच्छा, जब वेलोसिटी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। जब वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। जब वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो होगी तो बॉडी किधर मूव करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, तब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। जब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब वेलोसिटी लेस देन जीरो होगी तो वेलोसिटी तब आपका बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, उसका डायरेक्शन क्या रह रहा होगा, नेगेटिव। तो हमसे पूछा है नेगेटिव डायरेक्शन में कब होगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो आना चाहिए। इसका वैल्यू कितना है, लेस देन जीरो। तो मतलब 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 शुड बी लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। देखो इस एक्सप्रेशन को अभी हमने कुछ देर पहले ही सॉल्व किया था, 3t-1 और t-3 आता था लेस देन जीरो। देखो 3 कंडीशन हो सकता है, एक तो t को आप 1 से छोटा ले लो, एक तो t को आप 3 से बड़ा ले लो, 3 से क्या ले लो, बड़ा ले लो, और एक तो t को आप ले लो 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में। ये 3 कंडीशन पे आप चेक करो, देख लो कि कहाँ पर ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन या वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो t का वैल्यू अगर आप 1 से कम लेना चाहते हो, 1 से कम लेना चाहते हो तो t इक्वल्स टू मान लो 0 पुट कर लो, t इक्वल्स टू 0 पुट कर लोगे तो ये t का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम के लिए हमने ये वाला एग्जांपल लिया है। ठीक है, 0 पुट करो तो ये 0, ये 0, -1 -3, -1 प्लस हो जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा,
पॉजिटिव आ जाएगा तो ये आपका वेलोसिटी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका नेगेटिव डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। दूसरा, अगर मान लो t इज़ ग्रेटर देन 3 लिख लो, 3 से बड़ा ले रहे हो, 3 से बड़ा मतलब कुछ भी ले लो, 3 से बड़ा मतलब भाई साहब कुछ भी ले लो, 3 से बड़ा कुछ भी ले लो। तो 3 से बड़ा जब कुछ भी ले लोगे तो यहाँ पे अगर मान लो 3 से बड़ा ले लिया आपने 4 ना, मान लो t बराबर 4 ले लिया, तो 4 है तो 4 माइनस 1 कितना +3 आएगा, और 4 माइनस 3 + 1, ठीक है, ये भी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो ये भी हमारे काम का नहीं हुआ, क्योंकि जब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। अच्छा, अगर t की वैल्यू 1 और 3 के बीच में कुछ भी ले लो, 1 और 3 के बीच में कुछ भी ले लो, चलो मान लो t बराबर 2 ले लिया आपने, 2 जब लोगे तो 2 माइनस 1 + 1 आ जाएगा पॉजिटिव, और 2 माइनस 3 -1 तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आया और ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। नेगेटिव वैल्यू आया वेलोसिटी का, इसका मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर पूछ जाए कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो टाइम क्या होगा? 1 से 3 के बीच में, 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में होगा, 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में होगा। आप कोई सी भी वैल्यू रख लो टी की, जैसे 2.5 भी रख लोगे तो 2.5 पे भी देखो ये 2.5 -1 पॉजिटिव, ये 2.5 -3 माइनस मतलब नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव आ गया वेलोसिटी तो वो मूव किस डायरेक्शन कर रहा होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखकर और फिर आज की लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। फिर आज के लेक्चर को थोड़ा सा एंड करेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन को समझते हुए इस चैप्टर को और आगे ले जाएंगे, इस चैप्टर को और आगे ले जाएंगे। हम लोग एटलीस्ट जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड पढ़ेंगे और अच्छा खासा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, एक चीज़ अभी छूट रही है, पहले उसको भी पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। देखिए, अगर आज इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट करा लेंगे, लेकिन अभी का जो आज का टॉपिक है वो तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या है? nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में हुआ विस्थापन। जैसे ये समझो कि मान लो कोई एक इंसान है, वह 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। और वही इंसान 3 सेकंड में जब चला था तो वह 3 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँचा था। तो ये जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वह चौथे सेकंड में अर्थात 4th सेकंड में उसने उस दूरी या डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। तो यही होता है आपका nth सेकंड में चली गई दूरी। तो जैसे अगर चौथे सेकंड में चली गई दूरी बताना है ना, S4 बताना है, तो S4 सेकंड में कितना चला माइनस S3 सेकंड में जितना चला, उसको घटा दोगे तो मिल जाएगा आपका। मतलब 4 सेकंड में जितना चला उसमें से आप 3 सेकंड में जितना चला घटा दोगे तो पता चल जाएगा चौथे सेकंड में कैसे जितना चला। तो सेम वही बात है कि nth सेकंड में चली गई दूरी क्या होता है? n सेकंड में जितना दूरी चला होगा, n सेकंड में जितना दूरी चला होगा माइनस Sn-1 सेकंड में जितना दूरी चला होगा, दोनों को घटा दो, आपका आ जाएगा कि nth सेकंड में चली गई दूरी क्या है। हमने पिछली कक्षा में जो काइनेमेटिक्स की पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन से पहले वाले, उसमें nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला भी निकलवाया था, संभवतः आप सबको याद हो। तो Sn इक्वल्स टू निकलवाया था u + a/2 2n-1, यही निकलवाया था ना, 2n-1, ठीक है। तो इसका यूज हर जगह जरूरी नहीं हो, कभी कभी आपको जब एक्सप्रेशन देके क्वेश्चन पूछे आते हैं तो उसमें इसका यूज होना भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और अब बिना यूज के भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी बिना उसके यूज के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे अगर उस तरीके की बातें दी गई होंगी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगर एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक रिलेशन इस तरीके का दिया हो कि S = 3t² - 2, और पूछा जाए कि तीसरे सेकंड में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तीसरे सेकंड में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं कि तीसरे सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो, तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो S3 सेकंड में अगर हमें निकालना है तो 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है माइनस 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट था, घटा देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो S at 3 सेकंड मतलब 3t²
माइनस 2 की वैल्यू एस टी इक्वल्स टू 3 पे माइनस 3t² माइनस 2 की वैल्यू एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे रख के निकाल लेंगे, घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो रखो, t इक्वल्स टू 3 रखो तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस 2 कितना आ जाएगा 25। ये 2 रखो तो 2 दूनी 4 के 12 माइनस 2 कितना 10, ठीक है, ये आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए तीसरे सेकंड में चली गई दूरी जो पार्टिकल या बॉडी के द्वारा होगी वो कितनी होगी 15 मीटर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जितना समय बचा है उस बचे हुए समय में इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा पाऊँ, बता पाऊँ, थोड़ी सी इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ अगर टाइम रहता है तो। ठीक है, चलिए कोशिश करता हूँ थोड़े से बताने में। देखो आपको इंटीग्रेशन क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी या इंटीग्रेशन क्या निकालने की ज़रूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक XY ग्राफ या YX ग्राफ दिया है और ऐसा कोई एक कर्व मिल जाए या ऐसी कोई लाइन मिल जाए और कहे कि इस लाइन का X एक्सिस के साथ जो एरिया है, इस लाइन द्वारा X एक्सिस का जो आपका एरिया कवर कर रहा है उस एरिया को निकालो, तो आप निकाल सकते हो क्योंकि ये देखो एक ट्रायंगल बन गया। मान लो अगर ऐसी एक लाइन दिया होता, इस लाइन का X एक्सिस के साथ एरिया निकालो, तो आप इसको आप देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते थे। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा केस आ जाए मान लो अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि इस तरीके का ग्राफ आपको मिल जाए, ठीक है, और कहे कि इसका X एक्सिस के साथ एरिया निकालो, तो इसका X एक्सिस के साथ एरिया निकालना आसान नहीं क्योंकि इस तरीके के किसी भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है जो इस कर्व का एरिया दे पाए X एक्सिस के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक स्मॉल स्ट्रिप काटते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप। देखो इस तरीके से मान लीजिए हमने स्मॉल स्ट्रिप काट लिया और इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं और इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकालते। देखो जानबूझ के मैंने कर दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक स्ट्रिप ऐसे काट लिया हमने, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक स्ट्रिप ऐसे काट लिया, तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रिप हमने ऐसे काट लिए, मतलब पूरे इस पर स्ट्रिप ही काट लिए। और मान लीजिए इस स्ट्रिप की ऊंचाई y1, इसकी y2, इसकी y3 और ऐसे आपका एंड सो ऑन। और जो ये बहुत छोटी बहुत पतली सी पट्टी है dx की पट्टी है, ठीक है। ऐसे ढेर सारी पट्टियाँ हैं, तो ऐसे बहुत सारी पट्टियाँ हैं, सबका अगर एरिया हम जोड़ दें तो टोटल हमारा इसका कर्व का एरिया आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो अगर हम टोटल एरिया अपना लिखना चाहें, टोटल एरिया, तो ये हो जाएगा, देखो यह एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल आयत। आयत का क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई आपका y1 चौड़ाई dx, फिर उसकी लंबाई y2 चौड़ाई dx, y3 dx, ऐसे ही कहाँ तक yn dx तक, yn dx तक, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समेसन n = 1 से n तक y dx, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। समेसन n = 1 से n तक y dx, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं लिख सकते क्योंकि आप देखो हर में देखोगे तो ये वाला एरिया देखो आप, ये वाला एरिया, इतना एरिया सब में बचा रह जाएगा, इतना एरिया कवर नहीं हो पा रहा। इसीलिए ये आया इंटीग्रेशन का टर्म, इसीलिए किसका टर्म आया, इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेट जब y dx को कर दोगे तो ये पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन आता है। ये टोटल एरिया हो गया। और इसको आप ले सकते हो कि x के रिस्पेक्ट में है, तो मान लो x = 0 से लेके जहाँ तक आपको जाना है, मान लो ये x = x तक जाना है, तो x = 0 से लेके x = x तक अगर इस पूरे फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर देते हो तो ये इसका टोटल एरिया दे देता है, ये इसका टोटल एरिया दे देता है। यहाँ से इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्शन शुरू हुआ है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चों बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये टोटल एक्सप्रेशन आपको देता है, ये आपका यहाँ से इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। तो अगली कक्षा में हम लोग आपको इंटीग्रेशन के बारे में और भी बातें बताएंगे, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले बताएंगे और फिर उनका यूज़ देखेंगे कि हमारा वो फिजिक्स में कैसे यूज़ होता है, क्योंकि बिना उसके हम फिजिक्स की कुछ बातों को समझ नहीं सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे। जो आपके न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ठीक है। दोस्तों जब मैं कमेंट्स, आप लोग के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जो डाउट रहे डाउट भी लिखा करिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी लगी आपको, और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो जिससे कि सब लोग समय पे लाइव आ सकें
और पढ़ सकें। वीडियो अगर एक पार्ट में नहीं हो पाती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होता है, तो उसको 2 पार्ट में अपलोड कर दिया जाता है, तो उसको कंटिन्यूस करके आप लोग